Hello students, you're welcome all of you in सर्वोदय साइंस कैंपस मेवा। मैं आपका हितेश देसवाल, बोले तो पाई बाई टू सर। ठीक है, लास्ट लेक्चर अपन ने बड़े मज़े से पढ़ा था मैथमेटिक्स का। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत ढेर सारा वेलकम। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हम लोगों पर बिलीव बनाए रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपका अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे। क्योंकि पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं बच्चे, 10th में अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट मानते हैं। ये सोचते हैं 90% बना लिया, 92 बना लिया, 94 बना लिया, बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो अपने लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था तो उनको वो लेक्चर जब उन्होंने पढ़ा था तो उससे उनको पता चला कि हम तो कुछ नहीं है, बस सर ने जो बोर्ड पे लिखाया था वो अपन ने लर्न करना सीखा था 10th में। बट 11th में माइंड लगाना होता है, लर्न करना नहीं होता। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो आपने देख लिया होगा, देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने जरा सी बात की थी, एक छोटी सी बात की थी, एक पॉइंट के ऊपर बात की थी, एंगल के ऊपर। एंगल के बारे में अपन ने बहुत कुछ बताया था कि एंगल होता क्या है, एंगल को अपन मीजर्स कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, एंगल की मापने के मात्रक क्या होते हैं, पद्धतियाँ क्या होती हैं, उनमें रिलेशनशिप क्या होती है, सब कुछ बताया था। तो देखिए अपन छोटी सी बात कर रहे थे वहाँ पे, पाई के बारे में अपन ने जिक्र किया था कि पाई क्या होता है एक्चुअल में। पाई मैंने बताया था कि एक अपरिमेय संख्या है जिसको अपन कांस्टेंट भी बोलते हैं। संख्या है, नंबर है, तो दैट्स फाइनल। अचर तो होगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर अचर और चर ये तो बता दो, दो चीज़, अचर क्या होता है और चर क्या होता है। अचर को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कांस्टेंट और चर को इंग्लिश में बोलता हूँ मैं वेरिएबल। हर चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे, ओके। छोटी छोटी बात है, लास्ट लेक्चर में भी बोला था मैंने कल कि अपन छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देखिए अचर और चर क्या होता है। कांस्टेंट, अचर, चर। अपन के क्षेत्रीय भाषा में बोलें तो चर का मतलब होता है चरना। चर का मतलब क्या होता है, चरना। चरना मीन्स पशु कैसे चरते हैं, कभी इधर घूमा, कभी उधर घूमा, कभी किसी के खेत में गया, कभी किसी की जगह में गया। तो मीन्स उसका कोई निश्चितता नहीं होती, निश्चितता नहीं होती। मीन्स वही ऐसे मान जिनकी निश्चितता ना हो, मीन्स हर क्वेश्चन में जिनका मान बदलता रहे, वो क्या कहलाएंगे, चर। जैसे एक्स का किसी क्वेश्चन में वैल्यू होता है 5, किसी में 7, किसी में -1/2। तो मीन्स जिनका वैल्यू निश्चित नहीं है वो क्या कहलाएंगे, चर। अचर, अचर मीन्स जो चरे नहीं, मीन्स जो एक ही जगह पर निश्चित हो। एक ही जगह पर निश्चित का मतलब ऐसे मान जो हमेशा निश्चित रहें, बदले नहीं किसी भी कंडीशन में, वो क्या कहलाएंगे, अचर, कांस्टेंट। जैसे 5, अब मैं चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करूं 5 का तो 5 ही रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर लो 5 तो 5 ही रहेगा। ये थोड़ी है 5 7 बन जाएगा, नहीं बन सकता। तो मीन्स ऐसे ही पाई क्या है, अचर। पाई भी निश्चित है, क्यों, पाई का मान होता है 22/7 होता है, क्योंकि 22/7 पाई का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख लो, क्या रखना पड़ेगा, 22/7 ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए पाई क्या है, अचर। बट सर पाई है क्या, अपरिमेय। तो 22/7 भी सर अपरिमेय हुआ क्या, नहीं, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय। पढ़े होंगे आपने, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या। सर दोनों में अंतर क्या हुआ, बिल्कुल अंतर हुआ कि परिमेय संख्या का सर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा बड़े प्यार से कि सर ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख दें, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, परिमेय। बट जहाँ पर Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये डेफिनेशन पढ़ा था। तो सर बताना 5 कैसी हुई, परिमेय हुआ सर, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1, 5/1। सर 1.2 क्या हुआ, परिमेय हुआ क्या, अभी कन्फ्यूजन है 1.2 क्या है। बात आती है कि सर 1.7 पर बाहर, ये क्या है सर,
सर 1.3215712143 सर 3-3.7113713713 सर कुछ मैंने संख्या लिखी है, इनके बारे में अपन बात करेंगे कि परिमेय कौन सी है अपरिमेय कौन सी है। तो बच्चा देख, मैंने 5 लिखा, हर किसी ने बता दिया क्या है, परिमेय है। 1.2 लिखा, अब बात आती है दशमलव वाली संख्याओं की, डेसिमल वाली संख्याओं की, कि डेसिमल वाली संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। बच्चा समझ, देखिए दशमलव वाली संख्याओं का पहचानना समझ लो कि कौन सी दशमलव वाली संख्या परिमेय होती है और कौन सी दशमलव वाली संख्या अपरिमेय होती है। तो देखिए, एक मिनट रुको, देखिए सर कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। बच्चा देख, सर अपन बात कर रहे थे दशमलव वाली, दशमलव वाली कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो बच्चा देख, दशमलव में, एक मिनट थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखो दशमलव में पॉइंट के बाद यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति है, क्या है, पुनरावृत्ति, किसी भी अंक की क्या है, पुनरावृत्ति, एक ही अंक की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट, दशमलव के बाद आने वाले अंक भिन्न भिन्न हैं, भिन्न अंक हैं, सभी अंक कैसे हैं, पॉइंट के बाद आने वाले कुछ अंक की पुनरावृत्ति है, कुछ अंक की पुनरावृत्ति है। जैसे देखिए 1.7 पर बार, 7 पर बार का मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ 1.7777777 चलता जा रहा है। देखिए सर, अंक पॉइंट के बाद अंक आए एक निश्चित सीमा तक, फिर रुक गए, सभी अंक अलग अलग हैं। बोले तो ऐसे नहीं कि 3 to 1 पेयर बन रहा हो, कहीं नहीं बन रहा, जबकि इधर देखो 713 713 713 चलता जा रहा है। तो मीन्स जिन पॉइंट के बाद आने वाले अंक सभी अंक कैसे हों, भिन्न, वह संख्या कैसी होगी, परिमेय। मीन्स ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। बोलो क्लियर हो गया नहीं हुआ, आ गया होगा यहाँ तक समझ। अब देखो इसके बाद, चलो ये तो सर चुल्लू चुल्लू बातें थी, छोटी छोटी बातें, मतलब अपन पॉइंट पे आते हैं अपने पे। जो हमारा पॉइंट चल रहा था अपन का कि सर साइन थीटा की अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने थीटा के बारे में भी पढ़ा था। अब अपन बात करेंगे सर साइन क्या होता है। देखिए कल मैंने बताया था कि थीटा एक एंगल है, साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे 11th क्लास, प्यार से देखते रहो बस, बड़े प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए सर साइन 6 थे सर मेरे पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सर क्या इनका सीरियल जो मैंने लिखा है, सीरियलिटी जो मैंने लिखी है, क्रम जो लिखा है, क्या इनका क्रम यही होता है कि साइन के बाद कोस ही आएगा, फिक्स है? क्या कोस के बाद टेन आएगा, फिक्स है? क्या टेन के बाद कोट आएगा, कोट के बाद सेक, एंड सेक आफ्टर कोसेक? क्या फिक्स है क्या सर इनका सीरियल? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं साइन के बाद कोस लिखूं, कोस के बाद टेन लिखूं, कोई ज़रूरी नहीं। मैं साइन के बाद क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट कोट। मीन्स इनका कोई क्रम नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट।
अभी तक यही पता नहीं होगा सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सोचा ही नहीं था। मैं वही बोलूँगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि साइन के बाद क्या, कोस। कोई ज़रूरी नहीं, मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट। क्या लिख सकता हूँ, सेक। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों में कोई क्रम का निश्चितता नहीं होती। ठीक सर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर ये जो मैंने साइन लिखा है, क्या यह साइन फुल फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है? सर ये शॉर्ट फॉर्म है। जितने भी मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं ये सभी शॉर्ट फॉर्म हैं। सर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? सर साइन की फुल फॉर्म होती है साइनाइन। कोस की फुल फॉर्म होती है सर कोसाइन। टेन की फुल फॉर्म होती है सर टेंजेंट। कोट की फुल फॉर्म होती है सर कोटेजेंट। सर सेक की फुल फॉर्म होती है सर सेकेंट। कोसेक की सर फुल फॉर्म होती है कोसेकेंट। ठीक सर, ये भी पता चल गया सर कि ये शॉर्ट फॉर्म है ना कि फुल फॉर्म। सर ये तो साइन इंग्लिश हुआ, सर इसका हिंदी नाम क्या होगा? बिल्कुल सर, हिंदी नेम भी तो होता है, बिल्कुल होता है। जैसे वाटर का पानी होता है, रोज़ का गुलाब होता है, ऐसे ही क्या होता है, साइन। साइन का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ज्या। कोस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया हिंदी में? कोज्या। टेन का फुल फॉर्म क्या, सॉरी फुल फॉर्म तो हो गया टेंजेंट, हिंदी में नाम क्या होता है सर इसका? स्पर्शज्या। कोट का फुल फॉर्म तो सर कोटेजेंट हो गया, बट इसका हिंदी नेम क्या होता है? को स्पर्शज्या। कभी सुने? अब सुन लो। सेक का फुल फॉर्म सर सेकेंट होता है, बट इसका हिंदी नेम क्या होता है? इसका हिंदी नेम होता है व्युत्क्रम कोज्या। क्योंकि अपन ने धीरे से एक फार्मूला पढ़ा था 9th या 10th में, सेक को अपन क्या लिख देते हैं धीरे से? 1/कोस। और 1/कोस को मैं क्या बोल दूंगा? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? अपोजिट। व्युत्क्रम कोज्या। और ऐसे ही कोसेक का जो हिंदी नेम होगा बच्चा, वो कोसेक का हिंदी नेम क्या होगा? व्युत्क्रम, बोल दो, व्युत्क्रम ज्या। हिंदी नेम हो गए इनके। ठीक सर, बहुत अच्छी बात सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, इनका हिंदी नेम क्या होता है। ठीक सर, इतना तो अपन जान गए। अब आगे क्या करना है? बस आगे कुछ नहीं करना, जो इतना सीख गया ये समझो वो सब कुछ सीख गया। अब देखिए, इसके बाद आता है किसी भी कोण को जो अपन ने मापा था, ऐसे यहाँ उस कोण को अब अपन त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ मापेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ सर वो कैसे मापेंगे? वो देखिए कैसे मापते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ आपको, क्या कि जो आपने पढ़े थे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि साइन 45 का वैल्यू 1 क्यों होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्यों होता है, ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सर 1 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता, वो अपन आज बात कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, करते हैं। देखिए, अपन ने एक बचपन में फार्मूला पढ़ा था, लाल बटे कक्का, पढ़ा था ना? बिल्कुल सर। ये किसका होता था? लंब बटा कर्ण, साइन का। सर ये किसका होता था? आधार बटा कर्ण, कोस का। सर लंब बटा आधार ये किसका होता था? टेन का। सर आधार अपूर्ण लंब ये किसका होता था? कोट का। कर्णपूर्ण आधार ये किसका होता था? सेक का। कर्णपूर्ण लंब ये किसका होता था? कोसेक का। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो ये समझो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है। सर ये तो मैं जानता हूँ। सर आप जानते हो तो ये समझो आप सब कुछ जानते हो। अब देखिए, अब अपन प्रूव करेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही क्यों होता है? 5 क्यों नहीं होता? 2 क्यों नहीं होता? -7 क्यों नहीं होता? सर 1 क्यों होता है? ऐसे ही सर एक और फार्मूला पढ़ा था अपन ने, 3 पढ़े होंगे आपने, ऐसे चुल्लू चुल्लू से 3 पढ़े होंगे। कौन कौन से? एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1, एक पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एक पढ़ा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पढ़े होंगे आपने 3। तो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ, आपने कभी सोचा नहीं था बट मैं बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता, 7 क्यों नहीं होता। तो देखिए बच्चा, देख साइन स्क्वायर थीटा है, मैं जानता हूँ बड़े प्यार से कि साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है बच्चा, लंबपूर्ण कर्ण होता है। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस कोस, कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो बच्चा ये बड़े प्यार से हो जाएगा आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। बच्चा एलसीएम क्या आया, कर्ण स्क्वायर, क्या बचा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं जानता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है, कर्ण स्क्वायर, कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। वाह सर, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बताई। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल कितना हुआ, 1 हुआ। पता चल गया 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट क्या निकल के आया, 1। ऐसे ही सर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर कैसे होता है, समझो। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर ही क्यों होता है, या फिर मैं बोलना चाहूँ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल, ट्रांसफर कर देता हूँ कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल कितना बचेगा, 1। ये 1 ही क्यों होता है, तो समझिए कैसे भी प्रूव कर लो, आपकी इच्छा है। बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर करूँ या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल 1 प्रूव करूँ। नहीं सर हमें तो ऐसे ही बताओ। तो बच्चा देखिए थोड़ा सा इस पर मैं बात करता हूँ। मैंने ये लिखा है, एक तो मैंने ये वाला चिन्ह लिखा यहाँ पे, एक चिन्ह मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा। सर हम हमारी इच्छा के अनुसार लिखते हैं क्या इन चिन्हों को, कि हमारी इच्छा हो वो लिख दो, नहीं। तो सर दोनों का मतलब क्या होता है, सर इस चिन्ह का मतलब होता है इक्वल, बराबर, इक्वल टू। इसका होता है इम्प्लाइज, यदि तो। सर दोनों लगाते कब है, देखिए ये जो इक्वल का चिन्ह होता है ये जब लगता है जब मेरे पास एक ही पद चल रहा। पद का मतलब समझते हो ना, कि मीन्स चर राशि अचर राशि बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो, बट एक ही चलना चाहिए, उसके आगे क्या लगाया जाता है, बराबर। जैसे देखो यहाँ पे लगाया सही है, जबकि यहाँ पे लगाया गलत है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, बराबर। आ गए समझ। सर ये कब लगता है फिर, इम्प्लाइज वाला। ये इम्प्लाइज वाला चिन्ह जब लगता है बच्चा, जब यहाँ पर एक पद हो, यहाँ पर भी एक पद हो, और दोनों पदों के बीच में किसका चिन्ह चल रहा हो, बराबर का। जैसे मेरे पास आया सपोज दैट x इज इक्वल टू, तो इसके आगे क्या लगा सकता हूँ मैं, इम्प्लाइज, क्योंकि 2 टर्में और दोनों टर्मों के बिटवीन किसका चिन्ह है, इक्वल का। तो वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, इम्प्लाइज का। चलो चलते चलते रास्ते में कोई चीज़ आ गई थी, वो अपन ने बता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी मंजिल कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही 1 प्लस,
सर मैं जानता हूँ टेन बराबर क्या होता है, लंब अपोन आधार। पुट करो, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर अपोन आधार स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ड स्क्वायर अपोन आधार स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चा धीरे से, कर्ण अपोन आधार का हाल स्क्वायर। और बच्चा प्यार से देख, कर्ण अपोन आधार किसका वैल्यू होता है, सेक का। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, सेक थीटा का स्क्वायर चल रहा है तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। आ गया 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। वाह सर बहुत अच्छे। अब तो सर हम इसको आसानी से कर लेंगे, मत बताओ भले, कर लोगे ना। 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक सर, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके बाद अपन छोटी छोटी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें तो अपन कर ही नहीं रहे बिल्कुल। अपन वो बातें कर रहे हैं जो छोटी क्लासों में पढ़ के तो आए थे बट उनका मतलब नहीं पता था। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, किसी का नाम होता है, सपोज दैट क्या बोलूँ, किसी का नाम होता है उत्कर्ष। अब उस बच्चे से पूछा कि बच्चा तेरा नाम क्या है, उत्कर्ष, इसका मतलब क्या है, पता नहीं। अबे यार जब तेरा नाम उत्कर्ष है तो तुझे पता भी तो होना चाहिए मेरे नाम का मतलब क्या है, नहीं है। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे, चुल्लू सी बातें करेंगे छोटी छोटी, कि सर साइन 45 का मान आप बार बार बोल रहे थे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√। सर 1/√2 ही क्यों होता है, 3/√2 क्यों नहीं होता, 1/√2 क्यों होता है सर, ये और बताओ। देखो ध्यान से, 1/√2 क्यों होता है। बच्चा देख, मैंने स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर जब लिया था मैंने बड़े प्यार से बोला था कि त्रिकोणमिति अपन पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की ज्योमिति का अध्ययन करना। और 3 कोणों की ज्योमिति कौन सी होती है, त्रिभुज होती है। तो सर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बट सर त्रिभुज तो बहुत होते हैं हमारे पास, कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे। तो मैंने धीरे से बोला था कि अपन त्रिभुज पढ़ेंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था सर जो 3 भुजा होती हैं उन तीनों भुजाओं का सर नाम होता है कुछ ना कुछ। कौन सा नाम होता है, लंब, कर्ण और आधार होता है। और तीनों के बारे में मैंने बताया भी था कि तीनों का नाम कैसे कैसे आता है। हाँ सर बताया तो था। तो बस मैं आपसे वही पूछूंगा कि लंब कौन सा, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा है। देखिए मैं 45 की बात कर रहा हूँ। बच्चा देख, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज होगा। मैं कोण 45 की बात कर रहा हूँ, ये रहा कोण 45। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। दिए गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। शेष भुजा क्या होगी, आधार। ठीक सर, पहचान लिया। अब सर बच्चा देख, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। सर ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो सर ये कितना डिग्री बचा, तो देखो ये 45, ये 90। तो ये कोण अपन जांच करें इसकी तो ये भी कितने डिग्री का निकल के आएगा, 45 डिग्री का। वाह सर बिल्कुल सही। अब देखिए लंब, कर्ण, आधार पता है ना सबको, ओके। अब समझो सर, ये भी अपन ने पढ़ा है कि यदि किसी भी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्यों, क्योंकि 2 कोण जब समान हैं तो समान कोणों के सामने वाली भुजा भी आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो मीन्स इसके सामने वाली भुजा AB और इसके सामने वाली भुजा AC आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो मैं धीरे से लिख दूंगा AB बराबर AC। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही।
पर सर मुझे तीनों भुजाओं में से कुछ पता भी तो नहीं है कि कौन सी भुजा कौन सी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ सपोज दैट ये भुजा x है तो ये भुजा भी कितनी होगी बच्चा, x होगी, क्योंकि ये दोनों भुजा कैसी हैं, समान है। ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। बच्चा देख, अब समकोण त्रिभुज में लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण में आसानी से निकाल दूंगा। कैसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर रूट होता है कर्ण बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर पर रूट, तो मीन्स ये मेरे पास आ जाएगा रूट 2x। बिल्कुल सर, रूट 2x आ गया। अब देखिए त्रिभुज की मुझे तीनों भुजा पता है, बट बात यह है कि x अननोन है, पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने माना है x। अब मुझे किसकी बात कर रहा हूं मैं, साइन की, साइन 45 डिग्री की बात कर रहा हूं। तो किसी की भी बात कर लो, मैं साइन की बात कर रहा हूं, साइन 45 डिग्री, ये वाला कोण लेके चल रहा हूं। साइन बराबर मैं जानता हूं, अभी मैंने लिखा था वहां पे, साइन बराबर क्या होता है इस कोण के अकॉर्डिंग, साइन बराबर होगा लंब अपोन कर्ण। इस कोण के अकॉर्डिंग लंब कौन सा, ये, कर्ण ये, आधार ये, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब का वैल्यू कितना हुआ, x, अपोन कर्ण का वैल्यू कितना हुआ बच्चा, रूट 2x, x से x, तो साइन 45 का मान निकल के आ गया बच्चा 1/√2। बिल्कुल सर, ये तो साइन का हुआ, किसी का भी निकाल लो, आपकी इच्छा है। मैं सर टेन का निकालना चाहता हूं, बिल्कुल निकाल भैया, टेन 45। देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेन की। और टेन बराबर क्या होता है, मैंने फार्मूला अभी अपन को राइट किया था अपन ने, तो टेन बराबर होता है बच्चा लंब अपोन आधार, ये तो होता है। जरा बताना लंब का वैल्यू कितना है इस कोण के अकॉर्डिंग, लंब का वैल्यू है इस एंगल के अकॉर्डिंग x, आधार इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार का वैल्यू भी x, x से x गया तो टेन 45 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1। अब पता चल गया कि टेन 45 का मान कोड 45 का किसी का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखिए, ये तो साइन की, टेन की, किसी की भी बात कर लो, बट ये किस कोण का निकल के आ रहा है, 45 का। अब समझ आ गया ना इनका मान यही क्यों होता है। कोई रटने वाला सिस्टम नहीं होता कि सर टेबल बनवा दो और वैल्यू अपन को लर्न हो गई, नहीं, वो सब पागल बनाने वाली बात होती थी। मम्मी बचपन में बोलती थी ना, कान पकड़ के ऊपर दिखा देती, देख दिल्ली दिख गई, दिल्ली थोड़ी दिखती थी, बस पागल बनाया जाता था। ऐसे ही यहाँ पागल बनाया जाता था आपको कि ऐसे वैल्यू होते हैं इनके, जबकि एक्चुअल में वैल्यू ऐसे फाइंड होते हैं इनके। पता चल गया ना। अब देखिए बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सी यू। ध्यान से पढ़ना, मज़े से पढ़ना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, ठीक।